हेलो एवरीवन, मैं इंदु सुबोध आज अपने एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज का विषय है बौद्ध और जैन धर्म के साथ साथ महाजनपद काल। तो आज हम बौद्ध और जैन धर्म के साथ महाजनपद काल के भी कुछ प्रश्न करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं? भावी बुद्ध अर्थात जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है, भविष्य में होने वाला है। पहला ऑप्शन है अवलोकितेश्वर, दूसरा मंजूश्री, तीसरा मैत्रेय और चौथा वज्रपाणि। तो हमारा उत्तर ऑप्शन 3 मैत्रेय के साथ जाएगा, क्योंकि बौद्ध परंपरा में मैत्रेय को ही भावी बुद्ध माना जाता है। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की? प्रारंभ में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। उनके शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो वह जगह कौन सा था? पहला ऑप्शन है राजगृह, दूसरा कपिलवस्तु, तीसरा वैशाली और चौथा श्रावस्ती। तो वैशाली में महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध के काल में निम्नलिखित में से किस स्त्री ने अपने ससुर को बौद्ध धर्मानुयायी बनाया था? पहला ऑप्शन है आम्रपाली, दूसरा भदाकंडलकेशा, तीसरा प्रकृति और चौथा विशाखा। तो विशाखा ने गौतम बुद्ध के काल में अपने ससुर को बौद्ध धर्मानुयायी बनाया था। चौथा प्रश्न है, महावीर स्वामी ने अपने प्रवचन दिए अर्थात महावीर स्वामी ने अपने प्रवचन किस भाषा में दिए? पहला ऑप्शन है संस्कृत भाषा में, दूसरा वैदर्भी भाषा में, तीसरा सुरसेनी में और चौथा अर्धमागधी में। तो महावीर स्वामी ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए थे। पांचवा प्रश्न है, महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन है प्राकृत, दूसरा संस्कृत, तीसरा पाली और चौथा मागधी। प्राकृत भाषा में महावीर जैन ने अपने उपदेशों के प्रचार किए। छठा प्रश्न है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मापदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? अर्थात संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके उन्होंने धर्मोपदेश के लिए किस भाषा को माध्यम बनाया था? पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा मराठी और चौथा बंगाली। तो वह भाषा प्राकृत थी, क्योंकि प्रारंभ में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था प्रवचन अथवा धर्मोपदेश के लिए। तो सातवां प्रश्न है, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? वह कौन सा स्थान था, वह कौन सा जगह था जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए? पहला कुशीनगर, दूसरा सारनाथ, तीसरा श्रावस्ती और चौथा वैशाली। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। आठवां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पावरण शब्द क्या है? अर्थात पावरण शब्द का क्या अर्थ होता है? पहला, भिक्षुओं द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति, दूसरा भिक्षुणियों के लिए नियम, तीसरा भिक्षुओं के लिए नियम और चौथा संघ के द्वारा बहिष्कृत किया जाना। तो पावरण का अर्थ है भिक्षुओं द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति, जो कि ऑप्शन 1 में है। अब हम 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से
जैन साहित्य की भाषा क्या है, अर्थात जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? क्या वह पाली में लिखा गया, क्या वह संस्कृत में लिखा गया, क्या वह प्राकृत में लिखा गया, अथवा वह अंगिका भाषा में लिखा गया? तो जैन साहित्य की भाषा जो है वह प्राकृत है। 10वां प्रश्न है, निर्ग्रंथ एक शब्द है जो संदर्भित करता है, अर्थात निर्ग्रंथ शब्द किस धर्म में ये इस शब्द का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा हिंदू धर्म और चौथा तंत्र। जैन धर्म में निर्ग्रंथ शब्द जो है वह आया है। अब हम 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वां प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं को वर्षा में भ्रमण करने से रोकने की प्रथा क्या कहलाती थी? बरसात के 4 महीने में बौद्ध भिक्षुओं को किसी एक स्थान पर टिककर रहना होता था, तो इस प्रथा को क्या कहा जाता था? क्या वह वत्सावास कहा जाता था, क्या यह उपोषित कहा जाता था, क्या वह पवारणा कहा जाता था, अथवा वह पातिमोक्ष कहा जाता था? तो वर्षा ऋतु के 4 महीने बौद्ध भिक्षु एक स्थान पर टिककर रहते थे। इस भ्रमण से रोकने की जो प्रथा थी वह वत्सावास कहलाती थी, जो कि हमारे ऑप्शन 1 में है। अब हम 12वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? पहला श्रावस्ती में, दूसरा वैशाली में, तीसरा कुशीनगर में और चौथा सारनाथ में। तो बुद्ध ने अपने जीवन काल की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वह वैशाली में बिताई थी। अब हम 12वां प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में शून्यता का विचार किसने दिया? महायान बौद्ध धर्म में शून्यता का विचार किसने दिया? पहला नागार्जुन ने, दूसरा असंग ने, तीसरा वसुबंधु ने और चौथा बुद्ध घोष ने। तो नागार्जुन ने शून्यता का विचार दिया था। इस तरह हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। 14वां प्रश्न, किस बौद्ध भिक्षुक ने शून्यता के दर्शन की बृहद व्याख्या की थी? पहला ऑप्शन है अश्वघोष, दूसरा नागार्जुन, तीसरा असंग और चौथा वसुमित्र। नागार्जुन ने शून्यता के दर्शन की बृहद व्याख्या की थी, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। इस प्रकार आपने देखा कि प्रश्न 13 और 14 मिलता जुलता प्रश्न है, लेकिन इसको पूछने का जो तरीका है वह अलग अलग है, जिस पर कि हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। 15वां प्रश्न है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन 2 नदियों के बीच में स्थित था? पहला ऑप्शन है झेलम और चेनाब, दूसरा चेनाब और रावी, तीसरा रावी और व्यास और चौथा सिंधु और झेलम। प्राचीन नगर तक्षशिला जहां से कि चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी वह सिंधु और झेलम 2 नदियों के बीच में स्थित था। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। अब हम 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम तक्षशिला पुरास्थल का उत्खनन किया? पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा व्हीलर, तीसरा कनिंघम और चौथा दीक्षित। तो कनिंघम ने सर्वप्रथम तक्षशिला पुरास्थल का उत्खनन किया था। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन 3 के साथ जा रहा है। 17वां प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण के अनुसार किसने तक्षशिला नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन पहला है भरत, दूसरा दक्ष, तीसरा तक्षक और चौथा जन्मेजय। भरत ने
वाल्मीकि रामायण के अनुसार तक्षशिला नगर की स्थापना की थी? 18वां प्रश्न, भगवती सूक्त निम्नलिखित श्रेणी का ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है आगम, दूसरा निर्युक्ति, तीसरा चूर्णी और चौथा भाष्य। तो भगवती सूक्त जो है वह आगम श्रेणी का ग्रंथ है। 19वां प्रश्न है, उत्तर पांचाल राज्य की राजधानी का नाम था, अर्थात उत्तर पांचाल राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, अहिच्छत्र, मथुरा अथवा कौशाम्बी। तो उत्तर पांचाल की राजधानी का नाम था अहिच्छत्र। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से कि एक जो है वह प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था और बाकी 3 जो है वह महाजनपद था। पहला ऑप्शन है सुवर्णगिरी, दूसरा काशी, तीसरा कौशल और चौथा वज्जी। तो काशी, कौशल और वज्जी ये जो है प्राचीन भारतीय महाजनपद थे, लेकिन सुवर्णगिरी जो है वह भारतीय महाजनपद नहीं था। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? पहले भी मैंने कहा था कि 20 प्रश्न तक हम लोग वैसे क्वेश्चन को करेंगे जिसका कि कोई एक उत्तर हो, और 21 से लेकर 25 तक के अंतिम 5 प्रश्न जो होंगे उसमें एक प्रश्न में आपको 4-4 प्रश्न मिल जाएंगे। तो 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भिक्षु, राजा के दान पर जीवन यापन करने वाला। परिव्राजक, घुमक्कड़, गृहस्थ, मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करता। उपासक, नास्तिक। तो इसमें परिव्राजक जो है वह घुमक्कड़ होता था, तो दूसरा ऑप्शन सही है। अब 22वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म अर्थात जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखना है कि 3 जोड़ा जो है वह सुमेलित है और एक जोड़ा सुमेलित नहीं है। गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। अंग की चंपा, सूरसेन की उज्जैनी, कौशल की श्रावस्ती। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, यह सही है। अंग की राजधानी चंपा, यह भी सही है। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती, यह भी सही है। लेकिन सूरसेन की राजधानी उज्जैनी नहीं थी। इस तरह हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। 23वें प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 23वें प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में महाजनपद का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसकी राजधानी। सूची 1 में है अंग, चेदी, मत्स्य, अस्सक, और सूची 2 अर्थात राजधानी में है शुक्तिमती, प्रतिष्ठान, चंपा और विराट नगर। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन जो है वह कैसे कैसे मिलाया जाएगा। अंग की राजधानी जो है वह चंपा थी, तीसरे के साथ। ए जो है वह 3 के साथ जाएगा। चेदी शुक्तिमती, चेदी महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती पहला। और मत्स्य की राजधानी जो है वह विराट नगर थी चौथा। और अस्सक की राजधानी जो है वह प्रतिष्ठान थी। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। 24वां प्रश्न, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में राज्य का नाम है और सूची 2 में भौगोलिक सीमा। तो राज्य के नाम है अवंती, गांधार, चेदी और वज्जी। और भौगोलिक सीमा है मध्य भारत का मालवा क्षेत्र, दूसरा आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी, तीसरा मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग और चौथा नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा का उत्तरी भाग। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो पहला है अवंती
मध्य भारत का मालवा क्षेत्र, यह सही है। दूसरा गांधार, आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले तथा कश्मीर घाटी, यह भी इसके साथ मिलेगा। और तीसरा चेदी, मध्य भारत में बुंदेलखंड का पूर्वी भाग, और वज्जी, नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा का उत्तरी भाग। इस प्रकार हमारा पहला उत्तर ही सही हो गया, इसलिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इस सीरीज का अंतिम और 25वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में राजा का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके राज्य का नाम है, अर्थात वह राजा कहां पर राज्य करता था। राजा का नाम है प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजित और अजातशत्रु, और राज्य है मगध, वत्स, अवंती और कोसल। प्रद्योत जो है वह अवंती के साथ जाएगा, उदयन वत्स के साथ, प्रसेनजित कौशल के साथ और अजातशत्रु मगध के साथ। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मेरा उत्साह बना रहे। धन्यवाद।